Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So this is a part 3 of the CAT 2023 पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वांट का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं एंड वी हैड डन पार्ट 2। नाउ दिस इज़ द पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई थिंक हम लोग देखेंगे हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। वी हैड डन दैट ऑल्सो, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था and this is also done now. Okay, so this is the first question that is from time and work. तो टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो वर्क होता है वो होता है टाइम। जो वर्क होता है दैट इज़ टाइम इनटू, जो वर्क होता है दैट इज़ टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर। मैन पावर का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैन काम कर रहे हैं, इसका मतलब वीमेन भी काम कर रही है, बट ट्रेंड में उसको मैन पावर ही बोला जाता है। तो देयर आर 2 पर्सन, गौतम एंड सुहानी। ठीक है, गौतम एंड सुहानी आर द 2 पर्सन। तो अगर हम वर्क देखेंगे, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, टाइम 20 है, और लेट द एफिशिएंसी ऑफ गौतम इज़ G एंड दैट ऑफ सुहानी इज़ S। नाउ यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दे रखा है, गौतम डज 60% ऑफ द यूजुअल वर्क। मतलब अगर गौतम 60% से काम करता है तो सुहानी को 150% से वर्क करना पड़ेगा ऑन दैट डे टू एग्जैक्टली मेकअप फॉर दैट। मतलब इसको सोचने वाली बात है कि इसने अपना 40% लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से इसको 50% एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सो आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि 40% ऑफ गौतम जो है वो 50% ऑफ सुहानी के इक्वल है। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/4, और आई कैन से 5x/4x। तो यहाँ से अगर हम वर्क देखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ये हो जाएगा 5x प्लस 4x इंटू 20, तो 180x। सो इट वाज अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैड टू बी कम्प्लीटेड। तो अब ये किससे करवाना है? द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर पर्सन। सो हुई द फास्टर पर्सन गौतम, बिकॉज गौतम की एफिशिएंसी 5x है। सो टाइम टेकन बाय गौतम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ गौतम। सो वर्क है टोटल 180x एंड एफिशिएंसी गौतम की दैट इज़ 5x के इक्वल। तो आफ्टर सॉल्यूशन विल बी गेटिंग 36 डेज। सो इट वाज राउंड 1 क्वेश्चन, बहुत इजी था, बट थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ज़रूर से आपको लगाना था। वीडियो पूरा देखा करो, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप सीखोगे कि किस तरह से हम सॉल्यूशंस को अच्छे से कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये रेशो क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है कि A और B दो रेशो, मतलब 2 कॉइन कलेक्टर है। ये पर वीक अगर हम इनके कॉइन्स की बात करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय देम पर वीक। सो पर वीक, दिस इज़ पर वीक कलेक्शन। सो पर वीक जो है ये 3x मान लो कलेक्ट करता है और ये 4x करेगा। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम इसका 3 वीक का कलेक्शन देखेंगे, सो 3 वीक में बी ने कलेक्शन किया है मल्टीपल ऑफ 24। तो बाय द, अगर हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग जाएगा, अगर वो 1 वीक में 4x करता है तो 3 वीक में 12x करेगा। एंड सिमिलरली अगर हम 5 वीक का कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि 5 वीक की इंफॉर्मेशन इट इज़ गिवन फॉर A, तो इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7। वो बाद में देखेंगे, बट ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो 5 वीक में ये 15x करेगा। नाउ अब जो कंडीशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये बोलता है मल्टीपल ऑफ 7। भाई ये तो है ही नहीं मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 15 में तो 7 आता ही नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 7 ये तब होगा जब व्हेन x इज़ मल्टीपल ऑफ 7। भैया x में जब तक 7 नहीं आएगा वो मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो x है वो 7 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 वीक का जो कलेक्शन है B का, इट इज़ गिवन शुड बी मल्टीपल ऑफ 24, लेकिन 12 तो मल्टीपल नहीं है 24 का। तो 24 तब बनेगा जब x इज़ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे कम से कम x को 2 आना पड़ेगा, तब जाके 24 बनेगा। तो आई कैन से हमको एक कंक्लूज़न मिला है कि भैया जो x है वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो कुल मिला के x जो है x 14 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया 14 का अगर ये मल्टीपल है तो आई कैन से यहाँ पे हम इसको 3 × 14k ले सकते हैं, और यहाँ पे कितना ले सकते हैं? 4 × 14k। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब ये बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कलेक्टेड बाय A 1 वीक, तो कितने करेगा भाई? यहाँ पे अगर हम 14 × 3 देखेंगे दैट इज़ 42k,
और ये मिनिमम तब होगा जब k की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। भाई मिनिमम तब होगा जब k की वैल्यू 1, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन बाय a, तो ये हो जाएगा 42। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रेशियो का क्वेश्चन था ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ज्योमेट्री। हाँ, इसका ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये, ज्योमेट्री। तो वी हैव अ सेमी सर्कल। हाँ, दिस इज़ अ सेमी सर्कल एंड दिस सेमी सर्कल वी हैव टू ड्रॉ लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल। तो भैया जो रेक्टेंगल बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा और कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसका मिड पॉइंट है। रेडियस आपको 2 दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसकी जो सी वाली साइड है ए मान लेते हैं, दैट इज़ ब्रेड्थ। और अगर हम बाय द सिमेट्री देखेंगे तो ये बी है, तो ये भी कितना होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए। तो आई कैन से जो लेंथ हो जाएगी ये 2b हो जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो अगर हम इसको एरिया को मैक्सिमम करना चाहते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, तो एरिया को हमको मैक्स करना है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज़ 2b इंटू ए। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी भाई, 2b इंटू ए। एंड अगर हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अगर हम a या b किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो b स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, और आई कैन से b शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहते हैं दैट इज़ एरिया, तो ये हो जाएगा 2b इंटू ए, और b की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो 2a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस ए स्क्वायर। हाँ, 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको मैक्सिमम करना, हाँ इसको मैक्सिमम करना है। तो भैया मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, इसको 4 को मतलब 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंदर जाके ये हो जाएगा दैट इज़ 4 इंटू 4a स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर जब जाती हैं चीज़ें तो ये स्क्वायर होके जाती हैं, माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू ए की पावर स्क्वायर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 16a स्क्वायर माइनस का 4a की पावर 4। ठीक है, 4a की पावर 4। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर को t अज्यूम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16t माइनस का 4t स्क्वायर, 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, तो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो से कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4t स्क्वायर माइनस का 16t। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वरना इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको इसको हाफ़ करना पड़ेगा, 16 का हाफ़ हो जाएगा 8। तो 8 को आपको दैट इज़ 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ माइनस ऑफ 1 मिनट, यहाँ पे एक पंगा हो गया। पंगा क्या है कि जब इस मेथड को लगाते हैं, जब आप इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लगाते हैं तो यहाँ पे कॉफिशेंट जो है वो एक्स स्क्वायर का या टी स्क्वायर का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका कॉफिशेंट 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको डिलीट करके हम दोबारा लिखेंगे, राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ से a इक्वल्स टू, हाँ तो हम यहाँ पे काम करते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 4t। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस का 4t। तो बच्चे को पता है कि अगर यहाँ पे माइनस का 4t आ रहा है तो अगर मैं +4 और -4 कर दूँ तो ये जो 3 वाले टर्म है शुरू के, ये क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे सर। तो आई कैन से दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस का 4 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो अगर इस -4 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज हमने, ठीक है, तो -4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 16 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ t माइनस 2 का होल स्क्वायर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब ये मैक्स कब होगा, ये मैक्स तब होगा
जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी, और ये मीन तब होगी दैट इज़ t इक्वल्स टू 2 पे। भाई ये मीन हो जाएगी t इक्वल्स टू 2 पे, तो एरिया आपके पास हो जाएगा दैट इज़ 16 माइनस का 4 इंटू t-2 का होल स्क्वायर, और इसको आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, और ये ज़ीरो तब होगा दैट इज़ t इक्वल्स टू 2 पे। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा √16, मतलब ये हो जाएगा 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है t की वो 2 आ गई। तो t को आपने अज्यूम किया था कितना, a स्क्वायर आपने t माना था, और t की वैल्यू 2 आ गई, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो a कितना हो जाएगा √2, a की वैल्यू आ गई √2। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर a की वैल्यू √2 आ गई तो आपके पास ये भी कंडीशन थी, b इक्वल्स टू कितना था 4 माइनस a स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा 4 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हमको ये पता चलेगा 4 माइनस 2 दैट इज़ b हो जाएगा √2, ठीक है, b हो जाएगा √2। तो अगर ये दोनों ही √2 हो गए, हाँ, तो अगर ये दोनों ही √2 हो गए तो आपको वैल्यू निकालनी थी दैट इज़ b/a की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है दैट इज़ √2। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, भैया लेंथ तो हो जाएगी 2b। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2b, क्योंकि लार्जेस्ट लेंथ 2b है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ √2। और b की वैल्यू भी कितनी होगी √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2:1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है, 4 में दे रखा है। तो इसका आप एक और तरीका कर सकते थे, अगर आप करना चाहते तो इसको डिफ्रेंशिएशन से आप मैक्सिमा कर सकते थे, बट उन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं है, तो इसलिए हमने इसको एल्जेब्रिक वे से सॉल्व किया है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ी सी भी एल्जेब्रा की नॉलेज आप रखते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ज्योमेट्री प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का इसी स्लॉट में। तो इसने बोलता है कि ट्राइंगल आपको बनाना है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हमने बना लिया ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB AC इक्वल है, AD इज़ द एल्टीट्यूड। हाँ, अब आपको एल्टीट्यूड बनाना है यहाँ पर, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एंड B इज़ अनदर एल्टीट्यूड ऑन द साइड AC, ठीक है, तो ये BE हो गया, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O। नाउ AOB आपको दे रखा है, AOB दिस इज़ 105, राइट, दिस इज़ 105। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपको बेसिकली AD का और BE का रेशो फाइंड आउट करना था। तो अगर ये 105 है, हाँ, अगर ये 105 है, अगर ये 105 है, तो ये भी 105 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम इसको देखना चाहते हैं, हाँ, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो ये 90 होगा, ठीक है। तो बाय द क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है 360, दैट इज़ 90 + 90 + 105 प्लस इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ इक्वल्स टू, इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस का 180 + 105 दैट इज़ 295, 285। तो थीटा यहाँ पे 75 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल 75 डिग्री है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 75, क्योंकि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है। ये 75 हो गया, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अगर हम आगे और इसको देखना चाहते हैं तो ये 105 है, ये 90 डिग्री है। अब देखो ये 90 है और ये टोटल एंगल आपके पास 75 आ गया। हाँ, तो एक चीज़ आपको नोटिस और करने वाली है कि ये 75, ये 75, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा, कितना होगा 30 होगा बाय द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर ये वर्टेक्स एंगल 30 हो गया और ये 90 है, तो 90 30 160, सॉरी 120, 90 + 30 120, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, ऊपर वाला एंगल 60 होगा। और ये टोटल 75 है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला एंगल है, हाँ, इसको मैं ब्राउन कलर से कोशिश करता हूँ बनाने की। ये जो एंगल मैं बना रहा हूँ, नीचे वाला डार्क कर दिया मैंने, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास हो जाएगा 15 डिग्री। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि टोटल एंगल 75 है, ठीक है। अब बस आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है। आपके पास ये 15 डिग्री आ गया, हाँ, ये 15 डिग्री हो गया। तो अगर मैं AD देखना चाहता हूँ, AD कौन से ट्राइंगल में आपको मिल सकता है, मान लेते दोनों साइड्स जो हैं इक्वल, इसको हम AA मान लेते हैं। तो अगर हम sin 75 लगाते हैं कौन से ट्राइंगल में, BAD में, तो sin 75 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A। और सिमिलरली अगर BE देखना चाहते हैं तो BE मिलेगा आपको sin
इसमें 30 में देख लेते हैं साइन 30, तो साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है बी और इसका हाइपोटेन्यूज कितना ए। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, साइन 75 अपॉन साइन 30, इट शुड बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी। ठीक है, बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम साइन 75, तो अगर आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जानकारी है तो साइन 75 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग कॉस 15 के इक्वल होता है। हाँ, तो आई कैन राइट ऑल्सो दिस इज कॉस 15 एंड साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी, ए डी अपॉन बी। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस 15, और ये जो रेशियो है ए डी अपॉन बी ई का। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ए डी अपॉन बी का जो रेशियो है ट्वाइस ऑफ कॉस 15। और भी तरीके हैं करने के लिए, बट मेरे दिमाग में ये भी आया है तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक तरह से वी कैन से मेंसुरेशन और वी कैन से ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है बेसिकली। देयर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी वर्ड है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हैं, इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेगुलर वर्ड के साथ में। तो कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके जो एंगल इक्वल होते हैं, अगर हम एंगल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो इंटरनल एंगल जो होता है दैट इज़ 180 इंटू n-2, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल डिवाइडेड बाई n, और ये होता है 360 अपॉन n। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये होता है रेगुलर के लिए। सो इन अ रेगुलर पॉलीगन एनी इंटीरियर एंगल एक्सीड द एक्सटीरियर एंगल बाय 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से 120 डिग्री से। हाँ, तो आई कैन से 180 n-2 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n, ये 120 डिग्री के इक्वल है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 60 कॉमन ले लेते हैं, तो एक 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 6 6 जा 6 2 जा, तो 3n माइनस का 6 अपॉन n माइनस का 6 अपॉन n इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा 3n माइनस का 12 इक्वल्स टू 2, तो 3n इक्वल्स टू, एक मिनट, 3n माइनस का 12 इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू 12 आ गई, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स है 12 है। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, अब डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, दैट इज़ अगर आपको डायगोनल निकालने हैं किसी भी पॉलीगन में, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़, ठीक है, NC2। भाई आप डायगोनल अगर मान लेते हैं हमने ये हेक्सागन बनाया, तो इसमें कितने आपके पास डायगोनल्स बनेंगे, तो आपको डायगोनल बनाने के लिए किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये हो जाएगा NC2। लेकिन वो दो पॉइंट ऐसे ना हो जो कि इन साइड्स को ज्वाइन करे, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स को माइनस करेंगे। तो NC2 माइनस n डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, तो 12C2 माइनस का 12, तो 12C2 होता है 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 12, तो 66 माइनस 12 दैट इज़ 54 इज़ द राइट आंसर। तो 54 डायगोनल्स होंगे उसमें, तो ये इसका राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली फ्रॉम APGP। हाँ, तो ये APGP का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आइए इसको डिकोड करते हैं। APGP, ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये कि आपके पास कुछ ब्रैकेट्स दे रखा है और इनका सम एक्चुअली में फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो पहला तो 1/1 तो अलग है, मैं 1/4 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस, कलर चेंज कर लेता हूँ, हमको 16 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/16 प्लस 1/3 इंटू 1/16 प्लस 1/9 इंटू 1/16 प्लस, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस वाले ब्रैकेट के लिए, तो 1/16 4 प्लस 1/3 इंटू 1/64 प्लस 1/9 इंटू 1/64 प्लस 1/27 इंटू 1/64, एंड दिस प्रोसेस इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अच्छा, अभी आपको नोटिस करने वाली जो चीज़ है उसको मैं नोटिस कराता हूँ। तो अगर हम इसको देखते हैं 1/4, 1/16, 1/64, तो दिस इज़ इनफाइनाइट GP।
सिमिलरली अगर हम दूसरी टर्म देखते हैं ग्रीन कलर से 1/3 इंटू 1/16, फिर 1/3 इंटू 1/64, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है। इसका मतलब सारी की सारी जीपी बन रही है। हाँ, दीज आर जीपी। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 को थोड़ा सा मैं अगर 4 के साथ में भी इंक्लूड कर लूँ तो कोई पंगा वैसे है नहीं। तो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन, प्लस दूसरा ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास 1/4, 1/16, 1/64, 1/256 एंड सो ऑन। तीसरा ब्रैकेट हम लिखते हैं यहाँ पे 1/9 कॉमन है। तो 1/9 के साथ में जो पहली टर्म आ रही है 1/16 की आ रही है। 1/16, 1/64, 1/256 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद 1/27 से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को हमको पकड़ना है। हाँ, इस पैटर्न को हमको पकड़ना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a/1 - r। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है सब में, भाई सब में जो कॉमन रेशियो 1/4 का है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो 1 - 1/4 ये हो जाएगा 4/3। तो पहले ब्रैकेट का सम आ गया 4/3, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम दूसरे ब्रैकेट का सम देखते हैं तो 1/3 बाहर है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/4 है और इसमें 1 - 1/4। तो ये आपके पास देगा 1/3 इंटू 1/4, और ये पलट के हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1/9 बाहर आ जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म 1/16 है माइनस 1/4। तो अगेन ये आपको देगा 1/9, ये हो जाएगा 1/16 इंटू 4/3। ठीक है, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब 4/3 मिला, फिर आपको मिला है 1/3 इंटू 4/3 इंटू 1/4, फिर आपको 1/9 मिला है। 1/9 में आपको 1/16 मिला इंटू 4/3 मिला एंड सो ऑन। तो अगेन आपको ये नोटिस करना है, क्या ये फिर से तो जीपी नहीं बन गया? हाँ, फिर से तो जीपी नहीं बन रही। तो अगर हम यहाँ से 4/3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 1 + 1/12 प्लस ये बचेगा 1/44, इसका मतलब, और ये बचेगा 1/44 इंटू 12 बचेगा एंड सो ऑन। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली, अगेन ये जीपी बनेगा विद a = 1 एंड r = 1/12। तो फाइनल आंसर इसमें 4/3 इंटू 1/1 माइनस 1/12, तो 4/3 इंटू 12/11। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। 16/11 इसका राइट आंसर है। तो बहुत बार जीपी इसमें बनाना पड़ेगा, एंड बाय द ऑब्जर्वेशन इट कैन बी डन ईजिली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर ऑल्सो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, दिस इज़ फ्रॉम एपी एंड जीपी। तो ये कॉमन टर्म्स का बेसिकली क्वेश्चन था। आपको एक एपी दे रखा है, दैट इज़ an = 46 + 8n, और bn दे रखा है आपको 98 + 4n, और n की वैल्यू 100 या उससे कम होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस, राइट। तो अगर हम इसको पहली वाली सीरीज़ को देखते हैं, ए वाली सीरीज़ को, 46, 54, मतलब 8 का डिफरेंस है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, फिर 62, फिर 70, 78, 86, 94, 102 एंड सो ऑन। अगर हम बी वाली सीरीज़ देखते हैं तो पहली टर्म इसकी 98 है, फिर 102, फिर 106, 110। तो आई कैन सी कि भैया पहली जो इसमें कॉमन टर्म है 102 है। तो अगर हम कॉमन एपी बनाते हैं तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 102 आएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज़ कॉमन जो रहता है इसमें, दैट इज़ वो एलसीएम होता है D1 और D2 का, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम। तो इसका D कितना है? इसका D 8 है और दूसरे वाले का 4 है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? दैट इज़ 4 और 8 का 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा इसमें 8 के डिफरेंस पे 110 आएगा, फिर 8 के डिफरेंस पे 118 आएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी। हाँ, इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी, हमको कब तक रुकना है। तो अगर हम लास्ट टर्म को नोटिस कर पाते हैं
तो यहाँ पे बोलता है n जो है वो 100 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो 100 को अगर एक्सीड नहीं कर सकता तो ये वाली सीरीज़ पहले कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो कंपैरेटिवली कम आएगी। इन द सेंस मतलब आप देख रहे हो ये 46 से स्टार्ट हो रही है, इतनी देर में इसकी 2 टर्म्स आई हैं, इतनी देर में इसकी कितनी टर्म आ गई, 3 4 5 6 7 8। तो हमको ये सोचना है कि हमको अगर मैं n की वैल्यू को 100 रखता हूँ तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। तो अगर हम ए वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वी हैव स्टार्टेड विथ 46 प्लस 8 इंटू 100, तो 864। हाँ, 864 राइट। और अगर हम सिमिलरली बी वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वी हैव स्टार्टेड विद 98 प्लस 4n प्लस 4 इंटू 100, तो आई कैन गो अप टू 498। इसका मतलब हम लोग सिर्फ 498 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि कॉमन अगर हम बात करेंगे तो भैया ये 864 और ये 498 पे जा रहा है, तो हमको कोई ऐसा लास्ट टर्म मिलेगा जो कि 498 के नज़दीक होगा। हाँ, क्योंकि 498 के नज़दीक होगा तो अगर हम कॉमन AP लिख पा रहे हैं तो इसमें पहली टर्म 102 आ रही है, फिर 110 आ रही थी, फिर 118 एंड सो ऑन। तो लास्ट में कितना आएगा। तो अगर हम लास्ट में इसको देखना चाहते हैं, अगर हम इसको लास्ट में देखना चाहते हैं तो लास्ट में क्या 498 इसमें आएगा नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में 498 है इसको चेक कर लेते हैं क्या आपके पास ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो आपके पास जनरल टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, होती है बिल्कुल। तो क्या 498 इसको सेटिस्फाई कर लेगा, देख लेते हैं। तो 102 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 8, तो इसको माइनस करेंगे 396 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 8 4 जा 32 बचेगा 7, 8 9 जा, ठीक है। तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आएगा 8 9 जा 72, 49.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो मैक्सिमम हम जो ले सकते हैं n की वैल्यू 49 प्लस 1, दैट इज़ n जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 टर्म हो सकता है। तो 50 का मतलब कितना हो गया, हाँ भाई n की वैल्यू 50। तो अगर n की वैल्यू 50 हो गई तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो जो लास्ट टर्म आएगी इसकी, जो इसकी लास्ट टर्म आएगी हो जाएगी 102 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 102 प्लस 498 इंटू 8, तो 49 इंटू 8, 98 इंटू 4 392 प्लस 102, तो ये हो जाएगा 394, सॉरी 494। इसका मतलब 494 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सीरीज़ बनेगी 102 110 118 494, अब चाहे तो चेक करके देख लेते हैं 494, ठीक है। तो 494 इसमें आएगा डेफिनेटली, कैसे आएगा देख लो भैया। अगर हम 494 को देखते हैं तो 494 माइनस का 102 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8, तो ये आपके पास बचेगा 392 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा 32 बचेगा 7, 8 9 जा, ठीक है। तो n की वैल्यू 50। तो लास्ट टर्म आपके पास आ गई, कितनी आ गई लास्ट टर्म आपके पास 494। अब इनका सम करना है, हाँ सम करना है। तो सम निकालने का बड़ा आसान तरीका है सम ऑफ एन AP। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ टर्म्स 50 हो गई, ठीक है। तो अगर आपको सम निकालना आता है AP का तो बहुत इजी होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ टर्म्स इनटू एवरेज ऑफ एन AP। और एवरेज ऑफ एन AP सबसे आसान है भाई। सम क्या होता है, सम होता है जब आपने एवरेज पढ़ा होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स इनटू एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 494 प्लस 102 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली ये हो जाएगा 25 इंटू 596। हाँ, तो 25 के 150, 15 दैट इज़ कैरी ओवर, 25 इंटू 9 225 प्लस 15 240, तो अगेन 24 कैरी, और 25 पंजे 125 और 24 125 और 24 हो जाएगा 149, तो 14,900 इसका राइट आंसर है। तो एज़ पर ऑप्शन सी दैट इज़ ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, राइट। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन फंक्शन का इन्होंने फंसा रखा है कि f(x, y) एक फंक्शन है, दैट इज़ f ऑफ 3x प्लस 2y 2x माइनस का 5y इक्वल्स टू 19x।
और आई कैन से 0y भी है भाई, 19x प्लस 0y भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। तो कैसे वो इंडिपेंडेंट होगी? तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम किसी नंबर को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस नंबर को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन से a से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3ax प्लस 2ay, और ये हो जाएगा 2bx और माइनस का 5by, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x के कॉफिशेंट को देखते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b, और अगर हम y को देखेंगे प्लस 2a माइनस 5b इंटू वाई। तो बाय द कंपैरिजन आई कम टू नो कि आपके पास ये 19x प्लस 0y लिखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो कंपेयर करोगे भाई, y का कॉफिशेंट तो 0 है, तो आई कैन से 2a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको ये पता चलेगा 2a इक्वल्स टू 5b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर हम x का कॉफिशेंट चेक करेंगे तो x का कॉफिशेंट है यहाँ पे 19, हाँ, तो दैट इज़ 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 19। तो यहाँ से 2a की वैल्यू 5b है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2.5b, तो ये हो जाएगा 7.5b प्लस 2b इक्वल्स टू 19, तो ये हो जाएगा 9.5b इक्वल्स टू 19। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 होगी। तो हमने a और b बेसिकली ढूंढ लिया यहाँ पर। तो अभी जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है m और n की अगर हम टर्म्स में लिखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? दैट इज़ आ गई आपके पास 5। तो ये जो है ये हो जाएगा 5m प्लस 2n के बराबर। हाँ, 5m प्लस 2n के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल था भाई, जो भी कोई फंक्शन था इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब ये बोलता है f ऑफ x टू x, हाँ ये देखो, ये बोलता है f ऑफ x टू x 27 होना चाहिए। तो x टू x कैसे बनेगा? तो f ऑफ x टू x, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5x प्लस 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 9x, और ये वैल्यू आपको 27 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आएगी? 3। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। So hopefully दोस्तों you have enjoyed the solutions, and what you have to do, you have to subscribe the channel and wait for the CAT 2023। अब हम slot 1 के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, वो भी क्वांट के। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड एन्जॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ में।